नमस्कार, स्वागत है आपका केकेडी न्यूज पे। आज हम एक नए विषय के साथ आपके सामने उपस्थित हुए हैं। आपको बता दें कि 9 और 10 सितंबर को G20 शिखर सम्मेलन दिल्ली में हो रहा है, जिसकी मेजबानी भारत कर रहा है। आपको बताएं, G20 शिखर सम्मेलन के बाद सबसे बड़ी खबर अगर बनी तो वो 3 खबरें बनी, लेकिन हम 3 खबरों की तरफ न जाकर के हम सिर्फ एक ही खबर की चर्चा करते हैं और बड़ी ही इंटरेस्टिंग चर्चा है। आपको बता दें कि G20 में 3 विषयों पर चर्चाएं हुई, जिसमें एक विषय था IMEC, यानी अगर आप बात करते हैं तो एक विषय था भारत, अमेरिका, यूरोपियन कंट्रीज के साथ जो आर्थिक गलियारा बनाने की बात करी गई। दूसरा विषय जो उनका रहा वह रहा कि साझा घोषणा पत्र, जिसकी चर्चा सबसे अधिक हो रही है। और तीसरा मुद्दा जिस पे हम चर्चा करने वाले हैं वो है अफ्रीकन यूनियन को G20 का सदस्य बनाना। जी हां, अफ्रीकन यूनियन का पर बताना चाहेंगे कि अफ्रीकन यूनियन G20 का सदस्य बना है और इसके लिए बड़ी कड़ी मेहनत और मशक्कत करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। आपको बताएं, अफ्रीकन यूनियन में लगभग 55 देश आते हैं। उसमें कुछ ऐसे भी देश हैं जिनका आपने नाम नहीं सुना होगा। आपको बताएं, उसमें कुछ ऐसे देश हैं जिनको सदस्य बनाया गया है और उनका हम नाम अंत में बताएंगे आपको। तब तक हमारे G20 में जो अफ्रीकन यूनियन है उसकी कुछ बातों की हम चर्चा करते हैं। बात को आपको बताते हैं, जो हमारा आप देख रहे हैं कागज का टुकड़ा, ये भी हम बताएंगे कहां से आया। आपको बताते हैं, अफ्रीकन यूनियन में 55 कंट्रीज हैं और इन 55 कंट्रीज के साथ साथ इनको ग्लोबल साउथ ग्लोबल समिट के नाम पे भारत में एक आयोजन हो चुका है, जिसमें लगभग 125 ऐसे देश थे जो या तो गरीब थे या विकासशील थे या विकसित राष्ट्र में थे। आपको विकसित राष्ट्र में नहीं थे, विकासशील थे। आपको बताएं कि ये जो पूरी प्रक्रिया है ये बड़ी लंबी चल रही थी और AU यानी कि अफ्रीकन यूनियन को इसमें लाने की कवायद शुरू की गई। 1963 से ही गद्दाफी ने इसका प्रयास किया था। मिस्र के एक शासक थे, उन्होंने जो छोटे अफ्रीकन कंट्रीज थे उनको एक करना शुरू किया और लगभग विधिवत रूप में 26 मई 2001 को अफ्रीकन यूनियन बहुत बनता चला गया और लगभग 55 देश इसमें आ गए हैं। अफ्रीकन यूनियन की आबादी बहुत ज्यादा है। आपको बताएं, अफ्रीकन यूनियन में बहुत जो अगर प्राकृतिक संसाधन की बात करें तो बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। अफ्रीकन यूनियन से भारत का भी ट्रेड ठीक ठाक होता है। आयात और निर्यात लगभग बराबर है। आयात और निर्यात के मुकाबले हम निर्यात को ज्यादा करते हैं, आयात थोड़ा कम करते हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो व्यापार का रेशियो लगभग अच्छा चल रहा है। अफ्रीकन यूनियन से जहां हम तेल लेते हैं, आस्क लेते हैं और भी कई चीजें लेते हैं, वहीं पर अफ्रीकन यूनियन को भारत कई चीजें भेजता भी है। जैसे IT की बात करें तो IT में हम उनको काफी चीजें भेजते हैं। साथ में भारत सरकार का सुषमा स्वराज एक यहाँ पर सेंटर खुला हुआ है डकार में, वहां पर हम एक सेंटर चला रहे हैं जिसमें उनको स्किल्ड करते हैं, उनको अंग्रेजी सिखाते हैं। भारत वहां पर बहुत काम कर रहा है। आपको बता दें कि जो अफ्रीकन कंट्रीज के 12 राष्ट्र जो विकसित विकासशील अपने गरीब से विकासशील में आने लगे हैं, थोड़ा विकसित उनकी अर्थव्यवस्था अच्छी हो रही है, उन 12 देशों की अगर बात करें तो 6 देश सिर्फ अफ्रीकन कंट्रीज के आते हैं। अगर हम बात करें तो भारत ने लगभग 12 लाख अरब डॉलर उन पर खर्च किया है कर्जे के रूप में। बहुत कम नॉमिनल ब्याज पे उनको एक कर्जा दिया है। भारत उनको हर तरह से सक्षम बनाने के लिए प्रयास कर रहा है। आपको बताएं, 25,000 से अधिक विद्यार्थी भारत में अफ्रीकन कंट्रीज के यहां पर पढ़ते हैं। आपको यह भी बताना चाहेंगे कि 2015 के बाद भारत ने 197 प्रोजेक्ट वहां पूरे किए हैं। भारत की कई कंपनियां अफ्रीकन कंट्रीज में लगातार काम कर रही हैं और हम उनके संपर्क में हैं। आपको बताएं, AU को लाने के लिए सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है। आपको बताते हैं कि जो अफ्रीकन कंट्रीज है उसमें लगभग 55 देश हैं और इन 55 देशों में भारत लगातार अपने संबंधों को मजबूत कर रहा है। आपको बताइए, एक बहुत बड़ा अचीवमेंट भारत के लिए कहा जा रहा है। बाइडेन ने तो यहां तक कह दिया कि ये गेम चेंजर होगा, बड़ी बात करी। और G20 में जिस प्रकार अफ्रीकन कंट्रीज को उसका सदस्य बनाया गया और G21 मोदी ने घोषणा करी, इसके बाद से माना जा रहा है कि भारत आर्थिकी में तो आगे जाएगा ही जाएगा। और एक तरह से भारत का जहां कद बड़ा हुआ और भारत एक तरह से 125 देशों का जो नेतृत्व कर रहा था। आपको बताएं कि जब 2020 में कोरोना अपने चरम पे था तो इन सारे देशों की भरपूर मदद भारत ने की थी। वहीं पर आपको बताएं कि चीन भी पीछे नहीं था। चीन ने लगभग 300 अरब डॉलर का निवेश वहां पर कर रखा है और उसके बावजूद ये सारे देश भारत के पक्ष में आके खड़े हो गए। आपको बताएं, कर्जा देकर के इन देशों के महत्वपूर्ण सामरिक स्थलों को कब्जा करने की जो नीयत थी चीन की, उस पर एक ब्रेक लगाने का काम किया नरेंद्र मोदी ने। आपको बताएं कि इससे पहले ये कवायद कोई एक दिन की नहीं है। नरेंद्र मोदी अक्सर साउथ अफ्रीकन कंट्रीज की यात्राओं पे जाते रहे हैं। उन देशों में जाते रहे जिनकी हैसियत ना के बराबर थी और उनको लोग तवज्जो नहीं देते थे। आपको बताएं कि उन्हीं में से कई ऐसे
देश हैं जो भारत के साथ कदम ताल करते दिख रहे हैं। आपको बताएं कि जनवरी में 2023 में 13-14 जनवरी को भारत के अंदर ग्लोबल साउथ समिट किया गया, जिसमें दुनिया के 125 देशों को भारत ने आमंत्रित किया। उनमें ये 55 देश भी थे। आपको बताएं, जब दुनिया के 125 देशों को शामिल किया तो उसमें भारत ने कुछ बड़े मुद्दे रखे थे। एक, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करी, जो G20 में भी बात हुई है। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात भारत ने करी, आर्थिक समृद्धि की बात करी, व्यापार की बात करी, एग्रीकल्चर्स की बात करी, भ्रष्टाचार की बात करी, आतंकवाद की बात करी। और आपको बता दें कि दुनिया भर में जो नशे का जो नेक्सस है उसको लेकर के भी 125 ग्लोबल साउथ समिट में उन्होंने इन्हीं देशों के सामने ये विषय रखा था कि वो लोग भाग के आपके यहां चले जाते हैं, आपके नियम कुछ अलग होते हैं, हमारे नियम कुछ अलग होते हैं, क्यों ना हम लोग एक हो जाए और ऐसे अपराधी जो यहां से वहां भाग के जाते हैं उनको हम पकड़ने में सहयोग करें, उनके ऊपर वही कार्रवाई करें जो भारत यहां से चाहता है या जो आप चाहते हो वो कार्रवाई हम करें। ठीक इसी प्रकार भ्रष्टाचार पे भी उन्होंने कहा कि बहुत से लोग हैं, जैसे कि नाम बताने की आवश्यकता नहीं है, नीरव मोदी और बहुत से ऐसे लोग थे जो भाग करके गए। भारत ने कहा कि भ्रष्टाचार को लेकर भी हम लोग एक तारतम्य की स्थिति बनाते हैं और वहां पर आपके कानून से बच निकलते हैं, उनको प्रत्यार्पण की भी हम एक अलग तरह के नियम तैयार करें, यह भी उन्होंने किया। ग्लोबल साउथ समिट पे जब उन्होंने भ्रष्टाचार, आतंकवाद जैसे मुद्दे उठाए, वहीं पर उन्होंने कहा कि हम आपको वेपन्स भी देंगे और आपसे लेन देन भी अच्छा करेंगे। आपको आर्थिक रूप से समृद्ध बनाने के लिए हम बड़े देशों से, यानी जो विकसित राष्ट्र है, जो अर्थव्यवस्था में मजबूत है, उनसे बात करेंगे कि आपको ज्यादा से ज्यादा लोन दिए जाएं, आपके MSME सेक्टर को प्रमोट किया जाए और स्किल्ड पर्सन को आपके यहां भेजे जाए। स्किल्ड और अनस्किल्ड को लेकर के भारत कई ऐसे साउथ अफ्रीकन कंट्रीज हैं जहां पर वो अपने इस तरह के सेंटर्स चला रहा है, जहां पर जो स्किल्ड पर्सन है उनको दिया जा रहा, भेजा जा रहा। अब आपको बताते हैं कि जब इन देशों की हमने बात की EU को लेकर के, तो अफ्रीका में जो चीन का बढ़ता प्रभाव था उसको रोकने के लिए बहुत जरूरी था कि उसको इसके घेरे में लाया जाए। फिलहाल चीन इसी बात से लेकर के काफी तिलमिलाया हुआ है, क्योंकि चीन ने एश्योरेशन किया था कि वो इनको साथ में ले जाएगा, लेकिन चीन ने इस प्रकार का वादा कई वर्षों से इन साउथ अफ्रीकन कंट्रीज से कर रखा था, लेकिन वो इस पर कदम आगे नहीं बढ़ाता था। आपको बताएं कि दुनिया के बड़े फोरम पे साउथ अफ्रीकन कंट्रीज की बात रखने की कभी चीन ने कोई कोशिश नहीं की। चीन अपनी ही बातों को करता रहा और अपनी बातों को रखता था, अपने हित की बात करता था, बाकी अफ्रीकन कंट्रीज के लोगों से कोई मतलब नहीं रखा। ये वही चीन था जो कोरोना काल में इन लोगों किसी प्रकार की कोई भी सहायता नहीं की, हर चीज के पैसे लिए। वहीं पर भारत ने इन अफ्रीकन कंट्रीज को बहुत जगह पर बिना पैसे के बहुत सी चीजें उपलब्ध कराई। आपको बताएं, सबसे सस्ता ऋण देने वाला भारत है, जो इन अफ्रीकन कंट्रीज को इसने दे रखा है। अफ्रीकन कंट्रीज के G21 में आने के बाद जहां भारत का दबदबा दुनिया में बढ़ा और भारत एक चौधराहट के रूप में जाना जा रहा है, वहीं ये 55 देश ही नहीं बल्कि 125 देश की आप बात करिए, छोटे देश और आसियान को सबको लेकर के 125 देशों की नुमाइंदगी आज भारत कर रहा है। आज दुनिया के बड़े देशों और छोटे देशों के बीच में मिडिलमैन की भूमिका में कुल मिलाकर के भारत तय करता है क्या होना और क्या नहीं होना है। यह एक बड़ी घटना है और खास तौर पर अफ्रीकन कंट्रीज का इस तरह भारत में आना, G20 में आना, यह कोई छोटी घटना नहीं है। आपको बता दें कि चाहे वो क्राइम का नेक्सस हो, चाहे वो भ्रष्टाचार का नेक्सस हो, वो सारे नेक्सस छोटे राष्ट्रों में जाकर के लोग बड़ा दुरुपयोग करते हैं और उस सारी चीजों पर कहीं ना कहीं विराम लगेगा। दूसरी चीज, भारत का व्यापार इस नाते भी बढ़ेगा, जब हमारे पास मार्केट बड़ी होगी तो हम भी अपने व्यापार को उत्तरोत्तर आगे बढ़ाएंगे। आपको बता दें कि भारत में बहुत अच्छा उत्पादन कर लीजिए, लेकिन उसको बेचने के लिए बाजार ना हो तो आप क्या करेंगे। बहुत पहले यह कहा गया था, जब नरेंद्र मोदी ने 2014 के बाद लगातार विदेशों में प्रवास प्रारंभ किए थे, तो उनका भी दृष्टिकोण यही था कि साउथ अफ्रीकन कंट्रीज जो अभी बहुत पीछे हैं, जिनको टेक्नोलॉजी की जरूरत है, जिनको वेपन्स की जरूरत है और भी कई चीजों की, अंतरिक्ष के क्षेत्र में उनको जरूरत है, एजुकेशन के क्षेत्र में जरूरत है, आर्थिकी के क्षेत्र में जरूरत है, ऊर्जा के क्षेत्र में जरूरत है, इन सब पर भारत ने अपनी निगाहें टिका दी हैं। आपको बताएं, भारत पहले से ही इनसे बातचीत करता रहा है और अगर AU के भारत के संबंध की बात करें अफ्रीकन कंट्रीज की, तो एक दिन का सिलसिला नहीं है, यह लगभग 6 से 7 वर्षों का परिणाम है जो भारत ने अब उसको परिणति के रूप में बदला है। G21 में लाने के बाद जहां इसके जो अध्यक्ष हैं AU के आदिस अबाबा, वह भी गले से चिपट गए नरेंद्र मोदी के और उन्होंने इसके लिए धन्यवाद दिया। कहने का मतलब यह है कि विश्व फोरम पर छोटे देशों की बात करने का साहस कोई नहीं कर पाता है। लोग अपने अपने हितों के कारण बड़े फोरम पर इस प्रकार की बातें नहीं रखते हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में G20 के शिखर सम्मेलन जो आगाज किया वो सबसे बड़ा था। आपको 55 देशों का नाम तो मैं नहीं बता पाऊंगा, लेकिन इन 55 देशों में कुछ नाम ऐसे थे जो बड़े ही
मजेदार लगे तो मैंने सोचा आप तक ये बात पहुंचाई जाए। आपको बताएं कि G20 में वैसे तो कई देश हैं, नाइजीरिया है, बेल्जियम है, मिस्र है, और भी देश है, साउथ अफ्रीका है, कई देश हैं, लेकिन इनमें कुछ देश ऐसे लगे जिनका नाम बड़ा अनोखा था। एक देश है कागज का टुकड़ा, दूसरा देश है हाथी दांत का किनारा, और एक देश का नाम है चल देना। शायद हमारे व्यूवर्स ने इनके नाम सुने होंगे, लेकिन मैंने फिलहाल लगा मुझे कि बहुत से लोगों को इसकी जानकारी नहीं होगी, तो बताना चाहिए कि ऐसे भी देश हैं जिनके नाम से हम परिचित नहीं हैं। आप लोग गूगल पे सर्च करके इनके नाम देख सकते हैं, और इनके बारे में अगर कुछ और इंफॉर्मेशन मिलती है तो KKD न्यूज को आप देते रहिए। फिलहाल 55 देशों में ये 3 देश भी अब जिनका नाम गूगल पे सर्च करने पर भी कम आता है, कम देखने को आता है, जिनकी चर्चा पूरे दुनिया में नहीं होती है। आपको यही बताना चाहेंगे कि नरेंद्र मोदी ने ऐसे देशों की आवाज उठाने का काम किया जिनका लोग नाम तक नहीं जानते थे। आपको बता दें, कागज का टुकड़ा ऐसा भी कोई देश होगा पूरी दुनिया में, शायद लोग नहीं जानते थे। हाथी दांत का किनारा कोई नहीं जानता था, चल देना कोई नहीं जानता था, और ऐसे में भारत ने यह साबित कर दिया कि छोटे से छोटे लोगों को भी हम आगे बढ़ाएंगे। G20 शिखर सम्मेलन में जो भारत का स्लोगन था वसुधैव कुटुंबकम, वह पूरी तरह से यहां पर लागू होता है, और भारत ने बता दिया है कि जिस सनातन संस्कृति के उपनिषदों से लिया गया वसुधैव कुटुंबकम लिया गया है, वह अपने पूरा का पूरा नरेंद्र मोदी उसका पालन करते हैं। और कागज का टुकड़ा, चल देना, हाथी दांत का किनारा जैसे देशों की भी आवाज भारत ने बुलंद की, दिल्ली में बुलंद की। जी हां, इसी प्रकार और भी ऐसे ही कुछ चर्चा हम आपके सामने लेके आते रहेंगे। देखते रहिए, खबरों का सिलसिला जारी है KKD न्यूज। धन्यवाद।